नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद सारे विद्यार्थियों को। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी एक 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, जिसका अभी तक हमने बायोलॉजी का जो पोर्शन था जीव विज्ञान का, वो कंप्लीट कर लिया है। जीव विज्ञान हमारी फिनिश हो गई है। आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ी है, कृपया जो भी देखना, मतलब जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देखें। उसमें आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हुए हैं। कुछ भी लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है, या कुछ लगता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है अलग से एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग से काम किया जाएगा। तो उसी सीरीज में, उसी कड़ी में आज हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है जो हमने पकड़ा है, भौतिक विज्ञान है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भौतिक विज्ञान का एक अपना अलग रोल रहता है। मतलब यहाँ भौतिक विज्ञान से भी आपको लगभग 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम कौन सा है, एसएससी का है, रेलवे का है। भौतिक विज्ञान से रेलवे में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं एज़ कम्पेयर टू एसएससी। आते वहाँ भी हैं, बट ये लगभग यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपके रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी हैं कंटिन्यूसली, तो इस भौतिक विज्ञान की सीरीज़ पे काम किया जा रहा है। इसमें आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा। कोशिश करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा फास्ट चलाएं, क्योंकि भौतिक विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें वर्बल के साथ साथ कुछ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी कवर करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें पेन पेपर पे पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको बिना समझे आप नहीं कर सकते। आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या ये वैल्यू कहाँ से आ गई। तो इसलिए जो है भौतिक विज्ञान को समझने के लिए हमें थोड़ा सा लिखने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम कवर हों, लेकिन जो भी होगा क्वालिटी वाला कंटेंट होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने और अपनी तैयारी को सकारात्मक परिणाम में बदलें। ये हमारी आज की, मतलब इस पूरे श्रृंखला का थीम है, एक असेंस है हमारे लिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन ये आया हमारे स्क्रीन पे। इसमें हम देख पा रहे हैं, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है। तो लोहे का टुकड़ा नहीं तैरता है क्योंकि उसमें दिक्कत है, वो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। इसको कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। कोई वस्तु तैरती कब है? जब वह अपने भार के बराबर पानी को हटा लेती है, तब वह तैरती है। और यहाँ पर लोहा अपने भार के बराबर नहीं हटा पाता है, इसलिए लोहा डूब जाता है। ये है टोटल इसका मतलब। दूसरा क्वेश्चन आ गया, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशियां हैं? तो आप देख पा रहे होगे सदिश राशियां हैं। अब थोड़ा सा हम आपको अदिश और सदिश के बारे में बताएंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन रहती है। तो अदिश और सदिश को समझने के लिए हम, एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अदिश और सदिश समझने के लिए पहले समझते हैं अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। अदिश राशियाँ वो होती हैं जहाँ पे सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे इसको समझने के लिए सबसे आसान बात यह है कि जैसे मान लो हमने कहा 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम सिर्फ इसमें ये परिमाण को इंडिकेट कर रहा है कि परिमाण जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, जिनको लगता है कि अंग्रेजी में बोलना चाहिए, तो आप कमेंट करिए। मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ ये होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। बस इतनी सी बात है। उदाहरण के तौर पर हम देखें इसको, तो जैसे कि हमारा हो गया 3 किलोग्राम, हमने लिख दिया, मास हो गया, द्रव्यमान जिसको कहते हैं। टाइम हो गया, समय।
दूरी हो गई, डिस्टेंस जब हम बोलते हैं 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। ईटीसी जो भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी अदिश राशियाँ। अब बात कर रहे हैं सदिश की। सदिश राशियों में क्या होता है, जहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों की बात की जाए, वह सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे इनको, सदिश को अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं और अदिश को अंग्रेजी में स्केलर। तो कहीं भी अगर ऐसा भी आता है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इनकी उदाहरण की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, इसको हमने सर्कल में कर दिया। इसके उदाहरण की बात करें तो हो गया, जैसे अभी आप वेग पढ़ रहे थे, जो हमारा क्वेश्चन था, वेग हो गया, कोणीय वेग हो गया। मतलब वेग हो गया, जैसे वेग मतलब वेलोसिटी। वेग का मतलब होता है कि जहाँ पर हम हमारे पास परिमाण भी है और दिशा भी है, तो वहाँ पे हम अदिश राशियाँ पढ़ेंगे वेग के साथ। तो मतलब वेग एक एक प्रकार की अदिश राशि है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। उसका रीजन क्या है, कारण बता देता हूँ। चंद्रमा पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है जीरो हो जाता है। इसलिए तो उसका जो भार होगा, मास बचेगा सिर्फ। भार इज इक्वल टू होता है m×g, मास गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो इसको डिवाइड कर देगा, है सिर्फ मास बचेगा, इसलिए भार घट जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। यहाँ पे आप समझने की बात यह है कि कोई भी इंसान हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, तो टेंडेंसी ये होती है कि अगर वो स्थित है तो वो चाहेगा कि हम बैठे रहें। जैसे कोई इंसान बैठ गया तो चाहेगा कि हम बैठे रहें, जब तक कि उसको कोई ना भगाए वहाँ से, ना बोले, ना कोई लेके जाए, मतलब उसको कोई वहाँ से एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, तब तक वह बैठा रहेगा। अगर कोई चल रहा है तो वो चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसको रोकने की कोशिश ना की जाए। इस क्वेश्चन में भी वही कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो उसको जड़त्व कहते हैं। जड़त्व मतलब हो गया एक जगह पे रहने की टेंडेंसी या कोशिश। जड़त्व को खोज करता जो जड़त्व के हैं वो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का पहला नियम भी यही है कि अगर कोई व्यक्ति अगर रेस्ट पोजीशन में है, मतलब स्थिर है, तो स्थिर रहना चाहेगा, मोशन में है तो वो गतिमान रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसकी गतिज अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश ना की जाए। यही है न्यूटन का पहला नियम भी। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही मिल गया। अब हम बात करते हैं पार्सेक की। पार्सेक क्या होता है,
पार्सेक होती है दूरी की यूनिट, दूरी की इकाई। जब खगोलीय मात्राओं में बात करते हैं, खगोल में खगोलीय दूरी की इकाई, दूरी की इकाई है बेसिकली ये। तो इसको थोड़ा समझते हैं, ये पार्सेक क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक सेकेंड। पार्सेक होता है सबसे बड़ी दूरी। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब आ गई बात, प्रकाश वर्ष हो गया तो प्रकाश वर्ष क्या है, एक नया शब्द आ गया। प्रकाश वर्ष पार्सेक से थोड़ा सा छोटा होता है। प्रकाश वर्ष जो है पार्सेक के बाद में थोड़ा छोटा यूनिट होती है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ। एक प्रकाश वर्ष से आप सिंपल ये समझो कि लाइट द्वारा एक साल में चली गई दूरी कितनी होती है। प्रकाश वर्ष बराबर, या इसको हम लाइट ईयर अगर कहें, कैसे निकालना है। हमारे लाइट की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब निकालने के लिए क्या करेंगे इसको, 3 × 10⁸ हो गया। ये तो हमारी चाल हो गई, गुणे 24 घंटे हो गए, गुणे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, गुणे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद, यहाँ से हम टोटल सेकेंड निकाल लेंगे। तो ये हमारा आएगा 31557600। ये टोटल सेकेंड हो गए। एक पार्सेक की वैल्यू पर बात करें, एक पार्सेक बराबर अब हो जाएगा 3 × 10⁸ गुणे 31557600। इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये है इनकी कुछ इस टाइप का कन्वर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है, तो उनकी डेंसिटी होती है। जैसे हर जगह पर्यावरण में डेंसिटी बराबर नहीं है, घनत्व तो हर जगह बराबर नहीं, घनत्व तो हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, घनत्व तो हमेशा कांस्टेंट नहीं है। इसलिए वो घनत्व की वजह से घनत्व को इक्वलीफाई करने के लिए बादल तैरते रहते हैं। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, 1/10 भाग। मतलब अगर मान लो कोई आइसबर्ग, पहले समझते हैं आइसबर्ग क्या होता है। आइसबर्ग का मतलब हो गया कि बर्फ का टुकड़ा, बहुत बड़ा विशाल काय बर्फ का टुकड़ा, उसको आइसबर्ग कहते हैं। इसको यहाँ पे समझाते हैं। आइसबर्ग, आइसबर्ग हो गया बर्फ का विशाल टुकड़ा। इसका मतलब होता है कि समुद्रों में बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े पड़े होते हैं। तो वो ये कहना चाहता है इसमें कि कितना पानी के अंदर रहता है, क्योंकि बर्फ का आयतन और पानी का आयतन, समुद्र के पानी का आयतन, दोनों का अंतर होता है। मतलब समुद्र का जो डेंसिटी होगी, समुद्र के पानी डेंसिटी होगी, वो ज़्यादा होगी उसके बर्फ़ की डेंसिटी से, इसलिए पानी में तैरेगा वो। तो कह रहा है कितना अंदर रहेगा। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल 100 मीटर का है बर्फ़ का टुकड़ा, तो ये 90 मीटर पानी के अंदर रहेगा और 10 मीटर सिर्फ
पानी के ऊपर रहेगा, ये कहना चाहता है इस वाले क्वेश्चन में। 1/10 भाग। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, थोड़ी ऊपर उठ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि समुद्र के पानी का जो डेंसिटी है, जो समुद्र के पानी की डेंसिटी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नदी वाले, क्योंकि इसमें इतना सारा सॉल्ट होता है इसलिए उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। पानी का घन तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और सबसे कम होता है 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या, उसका घन तो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब क्वांटिटी बदल जाएगी तब भी उसकी डेंसिटी नहीं बदलेगी। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि घनत्व वाली बात यहाँ भी आ गई, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2%, जी के मान में क्या परिवर्तन आ जाएगा, तो ये 2% बढ़ जाएगा। अब 2% कैसे बढ़ेगा इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज लेना है। तो ये कह रहा है कि द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तो द्रव्यमान हमारा जो है मास तो वही रहेगा, त्रिज्या 1% कम हो जाए तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी का मान देखते हैं क्या होता है। जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू एम डिवाइड बाई आर, जहाँ पर जी होता है हमारा त्वरण, ग्रेविटेशन फोर्स होता है बेसिकली जी। अब हम बात करते हैं इसके कैपिटल जी का मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण, एम हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर हो गया, कैपिटल आर हो गया पृथ्वी की त्रिज्या। ये तो हो गई इतनी बातें हमारे पास, ये हमें पता है। अब हम बात करते हैं क्या नहीं पता है, नई त्रिज्या क्या होगी। नई त्रिज्या को आर डैश से हमने लिख लिया, आर डैश। ये हो जाएगा आर डैश, त्रिज्या कितना कम किया है, 1% कम किया है, तो आर -1/100, परसेंटेज को हमने इसमें बदल लिया इंटू 100 इंटू आर, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट 0.99 आर। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं फार्मूले में। हमारा फार्मूला क्या है, नई नया जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो जी डैश होगा, इज इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वल जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 0.99। एक सेकेंड, ये आर है, यहाँ पे आर खत्म नहीं होगा, जी 0.99 इंटू आर का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा नया ग्रेविटेशन फोर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, अब ये रेशियो कह रहा है तो जी, जी डैश रेशियो जी, ये आ जाएगा, जी डैश की वैल्यू ये हो जाएगी और जी की वैल्यू ये है, तो जी डॉट एम अपॉन आर, आर स्क्वायर होता है बेसिकली, आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी डॉट एम डिवाइड बाई 0.99 आर स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा, ये इसको काट देगा, इसको काट देगा, ये इसको जी एम ये सब कट गया, 1/9801,
ये आंसर आ गया। अब इसका मतलब लगभग ये 2% के आसपास हो रहा है। 1.02 समथिंग आएगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, लगभग 2% ही आ जाएगा। तो इसका कुल मिला के जो जी पे फर्क पड़ेगा वो 2% बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर पानी क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः पानी उबलने का बिंदु जो मेल्टिंग पॉइंट है पानी का वो 100 से नीचे आ जाता है। सही बात है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संयोग के अनुपात की विमा क्या होगी? अब हम बात करते हैं कोणीय संवेग और रेखीय संवेग। तो पहले इनका विमा निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, नया पेज लेना पड़ेगा। कोणीय संवेग की जो विमा होती है, कोणीय संवेग, इसकी विमा होती है ml² T-1। और रेखीय संवेग की जो होती है ml T-1। इनका अनुपात पूछा है, क्या अनुपात, रेशियो में क्या होगा इनका? एक सेकेंड में इसको कट करना पड़ेगा। तो इनका अनुपात आएगा, एक सेकेंड में, बस कुछ करना नहीं, इसको कोणीय संवेग अपॉन रेखीय संवेग कर देना है। ml² T-1 अपॉन ml T-1। ये से कट गया, ये से एक एल, ए से ये कट गया, बचा क्या, एल। तो एल जो होगा इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा के संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय कहता है कि ऊर्जा नष्ट न तो नष्ट होती है और न ही पैदा की जा सकती है। इससे इस बर्नौली प्रमेय से हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बर्नौली प्रमेय होती क्या है। बर्नौली इक्वेशन होती है हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, जहाँ पर हाफ रो वी स्क्वायर जो बराबर है गतिज ऊर्जा घनत्व, गतिज ऊर्जा घनत्व के, रो है यहाँ पर तरल का घनत्व, और v है तरल की गति, h है ऊंचाई। तो हमें ये वाला जब भी बर्नौली की बात करेंगे तो ये चीज़ रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने में शामिल केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ेगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही बात है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प तो नहीं होता है, वहां पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं भाई, नहीं होता है, इसलिए वो अधिक छलांग लगा पाएगा। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि इसमें जी जुड़ जाएगा। वही जो हम जी की बात कर रहे थे 9.8, वो जुड़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, मास में परिवर्तन नहीं होगा।
नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम में स्थित है। न्यूटन के किस नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो गति का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर एक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है, इसका उपयोग करके वह अपने को किनारे तक ला सकता है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो भैया कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स में काम का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणे, सॉरी, बल को एफ से लिखते हैं, फोर्स, हिंदी में लिख देता हूँ, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो मान लो फॉर एग्जांपल बल उसने लगाया 4 न्यूटन का, अब गुणा कर दिया, विस्थापन 0 है, 0 से तो 0 हो गया, मतलब काम इसने 0 किया। पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि क्यों झुकता है? शक्ति संरक्षण जैसी कोई बात नहीं है इसमें, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली। नया पेज ले लूँ फिर मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको, जिस प्रिंसिपल पे पीसा की मीनार ये सब चीज़ें जो होती हैं। अब आपको समझाता हूँ छोटी सी बात। मान लो कोई एक पिंड है, ये कोई पिंड है, इसका सेंटर पॉइंट ये होगा। अब इस ये क्या है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा वेट की वजह से, और सिमिलरली ऊपर भी लगा रहा होगा ये डायरेक्शन में। तो जब तक ये एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में रहेंगे, मतलब जो एक्सियल जो एक्सिस इनकी है, एक्सिस एक ही रहेगी, एक ही अक्ष पर लगाएंगे तभी बैलेंस रहेगी बॉडी। अगर ये मान लो अब पहाड़ कुछ इस टाइप से होते हैं फॉर एग्जांपल, अब हमें कोई बंदा यहाँ पे समतल पे चल रहा है तो ऐसे रहेगा, अभी ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा जब ये, तो ये थोड़ा सा एंगुलर मोशन हो गया, तो इसको भी आगे की तरफ यहाँ से झुकना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तब जाके इसका जो भार होगा वो बराबर होगा, तब ये गिरेगा नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ऐसे चल रहा है, तो इसका वेट कहाँ लग रहा है? इसका वेट पैरों पे है, लेकिन जो जो इसका जो एक्सिस है यहाँ से निकल रही है, बट इसका जो एक्सिस हमें इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी, तब जाके गिरेगा, नहीं तो ये गिर जाएगा, इसलिए इसको आगे की तरफ झुकना पड़ेगा इस बॉडी को। ये है छोटी सी बात, इसी वजह से पीसा की मीनार जो है वो तिरछी तिरछी होते हुए भी नहीं गिर रही है। शायद कहीं आएगा ये, हाँ यही आ गया। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, बस यही बात है छोटी सी। एक ऊंची इमारत से गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गिराया जाता है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 सेकंड बाद पूछा है, तो हमें v कैलकुलेट करनी है। v इक्वल टू होता क्या है, u प्लस ए टी, जहाँ पर u क्या है, u होता है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग 0 है। a क्या एक्सलेशन है, t है टाइम, 0 प्लस एक्सलेशन कितना है, क्वेश्चन में देख लो एक्सलेशन कितना है, 9.8। एक्सलेशन मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, 9.8 हो गया, 0 प्लस 9.8 इंटू 3 सेकंड, 3 सेकंड पूछा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 8 = 24, 3 × 27 और 2 × 29, तो 29.4 जो हमारा उत्तर होगा, 29.4 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक ऊंची, अच्छा ये तो हो गया, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा को दिस 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 दैट, तो चंद्रमा वस्तु का द्रव्यमान कितना हो? द्रव्यमान बदलता नहीं है, सिर्फ भार बदलेगा, और द्रव्यमान का चंद्रमा से, पृथ्वी से, मंगल से कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी संबंध है जब उसके हम वेट में बात करेंगे, लेकिन द्रव्यमान उसका कांस्टेंट रहता है। पावर शक्ति का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड माइनस क्यूब, मतलब ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, किलो केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड क्यूब, सॉरी सेकेंड क्यूब, बस इतनी सी बात है। एक जूल बराबर वैसे दूसरा भी आपको अगर लिखना है तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, बस ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? सामान्य से अलग होकर अधिक गोल और केंद्रित होगा। भारहीनता मतलब जहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स जीरो है। अगर चंद्रमा, मोमबत्ती कुछ इस टाइप से जलती है, मैं इस पेज पे समझा देता हूँ। मोमबत्ती मान लो ये कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये मोमबत्ती है, इसमें धागा डाल दिया हमने, ये इसकी कुछ ज्वाला हो गई, इस टाइप के धागा है ये, और ये इसकी ज्वाला हो गई। अब यहाँ से रेस निकल रही है। तो मोमबत्ती की ज्वाला हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्म हवाएं होती हैं। तो पर्यावरण में क्या होता है, गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं, ठंडी हवाएं नीचे रहती हैं। इस वजह से गर्म ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे आएगा, इसलिए मूवमेंट के चक्कर में ये कुछ इस टाइप का शेप बन जाता है मोमबत्ती का। बट जब आप वहाँ की बात करते हैं, आई मीन कि जब आप उसकी बात करते हैं निर्वात की, या कह लें कि जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जीरो है, तो उस जगह पे ये ज़्यादा गोल और ज़्यादा जो है संकुचित रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल पदार्थ की तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा ना तो सृजन की जा सकती, ना तो बनाई जा सकती, ना तो वो है विनाश किया जा सकता है। यह सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित की जा सकती है। पास्कल इकाई है दाब की। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 98,000 पास्कल के। क्यूसेक से क्या मापते हैं? तो जल का बहाव। किसी पिंड पर किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, मतलब नीचे की तरफ होता है तब कम होता है। कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? मतलब सेटेलाइट कितनी ऊंचाई किलोमीटर? तो 36,000 किलोमीटर पर है। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर हैं सारे उपग्रह जितने सेटेलाइट हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज आर्किमिडीज किस देश से थे? तो ग्रीस से थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द पश्चिम से पूर्व। तो आज हमने 48 क्वेश्चन पढ़े। यह एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। आपसे आपके कमेंट की उम्मीद रहेगी, आप कमेंट करें क्या हमें इसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन थोड़े से कम हो पा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी चाहिए फिजिक्स में, तभी समझ में, तभी बात बनेगी। अगर आप कहते हैं कि आके सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ना है, आंसर बताना है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, बट वहाँ पे एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आज के साथ आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद आप सबका। आप सबको जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों के ग्रुप में भेजें, ताकि ज़्यादा लोगों को भला हो सके। धन्यवाद।